हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद सीप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल की क्लास के अंदर मैंने क्लास 12वीं का जो मैथ का सिलेबस था एनसीईआरटी का नया लगा हुआ वो बताया था। और आज की क्लास में अपन शुरुआत करने जा रहे हैं आज से तीसरी जो एक्सरसाइज है अपनी एनसीईआरटी की, आपने सिलेबस में देखी होगी। तीसरी एक्सरसाइज है अपने पास में अवयव जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। आप अच्छे से समझिएगा इस मैट्रिक्स को, एक विशेष महत्व की ये अध्याय है अपने सिलेबस के अंदर, इसको ध्यान से समझिएगा। और अन्य जो, क्योंकि ये सबसे पहले इसकी शुरुआत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे इजी चैप्टर है। और जब अपन सरल से कठिन एक्सरसाइज की ओर जाते हैं तो अपना दिमाग से और सभी तरह से एकदम प्रिपेयर हो जाते हैं ना। तो चलते हैं अभी और शुरुआत करते हैं अपन तीसरी एक्सरसाइज एनसीईआरटी 12th क्लास की। और तीसरी एक्सरसाइज है अवयव। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तीसरी एक्सरसाइज है अपनी कौन सी तीसरी, नाम है उसका क्या, हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, अवयव, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा कि मैट्रिक्स क्या होती है, अवयव। ज्यादातर हिंदी के अंदर भी नाम यही लिखा आता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए और बी हो तो इसको जोड़िए, मैट्रिक्स ए और बी हो तो इसकी गुणा कीजिए ना, सीधा सीधा मैट्रिक्स नाम हिंदी में लिखा आता है कि मैट्रिक्स क्या होती है। चलिए देखो, सबसे पहले तो क्या ध्यान रखना है आपको कि ये वास्तव में आई कहां से है ना। तो देखो ऐसा देखा जाए ना तो अपन वैसे तो आगे इस वैज्ञानिक को पढ़ेंगे। ऑर्थर केली नाम का एक वैज्ञानिक था, ऑर्थर केली। इसने क्या किया, विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रकार की जो बीजगणितीय समीकरणें थी उनको हल किया। तो उस टाइम साथ साथ में उसने क्या किया, एक नई योजना बनाई और नए तरीके से उसको खोजा। तो उसके साथ साथ में उसने एक अवयव सिद्धांत की रचना की। तो नॉर्मली अपने सिलेबस के अंदर नहीं पूछते और अपनी जो 12वीं की क्लास है उसमें ऐसे प्रश्न नहीं आते, परंतु अपने को इसका कुछ इतिहास भी पता हो जाना चाहिए कि कैसे ये आई और क्यों पढ़ते अपन, क्यों काम आती है ये। तो ऑर्थर केली था, इसने क्या किया, अवयव सिद्धांत दिया। इसने रैखिक समीकरणें होती है, बीजगणितीय समीकरणें होती है, उनको सोल्व किया। तो इसकी कमी का अनुभव किया और उसके साथ में इसका विस्तार किया। अब अपन इस अवयव से क्या कर सकते हैं, अपन विभिन्न प्रकार की बीजगणितीय है, रेखागणितीय समीकरणें हैं, या भौतिक विज्ञान की कोई समीकरणें हैं, या रसायन विज्ञान की कोई समीकरणें हैं, या अर्थशास्त्र की कोई भी समीकरणें, उनको अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं अवयव के सिद्धांत से। करने में तो अपन रैखिक समीकरणें होती है उनको विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधियों से हल करते हैं, परंतु एक ये नई टेक्निक है अवयव, इसकी सहायता से भी अपन क्या कर सकते हैं, समीकरणों को हल कर सकते हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं वैसे तो कि अवयव होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो अवयव क्या होता है, देखो अवयव वैसे देखें तो एक इसकी परिभाषा अगर देखें तो एक आयताकार विन्यास होता है। अवयव जो होता है ना वास्तव में क्या होता है, एक आयताकार विन्यास या आयताकार व्यवस्था होती है एक। उस आयताकार व्यवस्था के अंदर क्या होते हैं, या तो कोई संख्याएं होती हैं आयताकार समूह के अंदर, या कोई फलन होता है। अगर कोई फलन या किसी संख्या को आयताकार रूप में व्यवस्थित कर दे तो जो बनती है वो क्या कहलाती है, अवयव कहलाती है। अब कैसे होता है, देखो ये जो अवयव है इसको प्रदर्शित करने के अपने पास में 3-4 तरह के ब्रैकेट्स होते हैं। अपने को ऐसे इस ब्रैकेट से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, मैट्रिक्स को अपन इस ब्रैकेट से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, और मैट्रिक्स को अपन ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये तरीके होते हैं किसी मैट्रिक्स को प्रदर्शित करने के लिए। यानी इनके अंदर क्या होती है, संख्याएं होती है, कोई संख्याएं हो गई, समीकरणें हो गई, कुछ भी हो गया। यानी अवयव को प्रदर्शित करने के लिए ये 3 तरीके होते हैं। सामान्यतः अपने सिलेबस के अंदर अपन यही तरीका पढ़ेंगे, जो बड़ा कोष्टक होता है अपना उसी के अंदर अवयव होंगे और उसी के आधार पर अपन पढ़ेंगे इसको। चलो देखो, आयताकार समूह या आयताकार विन्यास होता है उसको अवयव बोलते हैं। अवयव के अंदर जो संख्या होती है, जो भी इसके अंदर संख्या होती है, मैं एक बार के लिए ऐसे लिख दूं कि ये एक अवयव है, इसके अंदर ये संख्याएं लिखी है 2 4 6 1 3 5, ऐसा एक आयताकार विन्यास होता है अपने पास में। होने में ये वर्गाकार भी हो सकता है। ये एक तरह की क्या है अपने पास में मैट्रिक्स है।
ये जो संख्याएं हैं ये 2 4 6 5 3 और ये इसके क्या कहलाते हैं, इस मैट्रिक्स के अवयव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इस मैट्रिक्स के अवयव कहलाते हैं। देखो इन संख्याओं को ऐसे क्षैतिज रेखाओं के रूप में लिखते हैं ऐसे, क्योंकि अपन देखो स्कूल के अंदर अगर ऐसे सीधी लाइनों में खड़े रह जाएं तो उनको क्या बोलते हैं, पंक्तियां बोलते हैं। तो इस मैट्रिक्स की ये वाली जो ऐसे संख्या लिखी हुई 2 4 6 ये वाली और 1 3 5 ये क्या कहलाती है, पंक्ति कहलाती है। इसकी क्या कहलाती है, पंक्तियां। ऐसे लिख दो, ये पंक्तियां कहलाती। कौन सी, जो क्षैतिज रेखाओं में लिखी होती है, जो क्षैतिज में लिखे हुए अंक होते हैं ऐसे, वो क्या कहलाती है, इसकी पंक्ति कहलाती है। और ऐसे लिखे होते हैं, जैसे देखो ये 1 और 2 ऐसे लिखा हुआ, ये ऐसे लिखे हुए, ये ऐसे लिखे हुए, ये क्या कहलाते हैं, इसके पंक्तियां। और ये क्या कहलाते हैं, इसके स्तंभ कहलाते हैं। यानी ऊर्ध्वाधर रूप में जो लिखी हुई संख्याएं होती है या उधर रूप में जो संख्या लिखी होती है वो क्या कहलाती है, स्तंभ कहलाती है। आपको वो पूछेगा, एक ये मैट्रिक्स दे देगा, इसमें पूछेगा कि इसमें बताइए पंक्तियां कितनी हैं, तो आप ऐसे गिनोगे, एक पंक्ति ये और एक पंक्ति ये, कितनी पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां हैं। आपको पूछेगा स्तंभ कितने हैं, देखो ये 1 स्तंभ, ये 2 स्तंभ और ये 3 स्तंभ, क्योंकि स्तंभ का मतलब खंबे खंबे ऐसे खड़े ही होते हैं और पंक्तियां लाइन जो होती है वो ऐसे बनती है, तो ये स्तंभ और पंक्तियां होती है। पंक्तियों को अपन यहाँ m से प्रदर्शित कर देते हैं और स्तंभ को किससे प्रदर्शित कर देते हैं, n से कर देते हैं। और अगर इसके अवयव निकालने हो अपने को तो अपन क्या करते हैं, m और n को क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ये m इंटू n जो होती है ना, m इंटू n मतलब m मीन्स क्या, पंक्ति, और n मीन्स क्या, स्तंभ। पंक्ति इंटू स्तंभ जो होता है वो क्या कहलाती है, इस मैट्रिक्स की क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है, मैट्रिक्स की कोटि कहलाती है। 4 बातें यहाँ पे पढ़ी, देखो क्या पढ़ी, एक पंक्तियां क्या होती है, क्षैतिज रेखाएं जो होती है वो पंक्तियां होती है। स्तंभ क्या होते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है वो क्या होती है, स्तंभ होते हैं। पंक्तियों को m से, स्तंभ को n से लिखते हैं। आपको पूछेगा इसकी कोटि क्या होती है, मैट्रिक्स की कोटि m इंटू n होती है, मतलब पंक्ति इंटू स्तंभ होता है। इसमें अवयव कितने, इन दोनों को गुणा कर लेंगे, ये अवयव हो जाएंगे। अब मैं ये सारों के उत्तर देता हूं। देखो यहाँ पे आपको पूछे, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसको है ना जो ABCD है अपनी उसके बड़े अक्षरों से लिखते हैं, ए से प्रदर्शित कर दो, बी से कर दो, सी से, किसी से भी। आपको पूछेगा ए मैट्रिक्स में पंक्तियां कितनी है, आप कहोगे एक ये पंक्ति और एक ये 2 पंक्ति, कितनी पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां हैं। आपको कहेगा इस मैट्रिक्स में स्तंभ बताइए, 1 2 और कितने, 3 स्तंभ है। आपको कहेगा इसकी कोटि बताइए, आप लिख के बताओगे इसकी कोटि 2 इंटू 3 है, क्योंकि पंक्ति इंटू स्तंभ, पंक्ति कितनी 2 और ये 3। कोटि पूछेगा कितनी है, 2 इंटू 3। आपको पूछेगा इसमें अवयव कितने हैं, इसको गुणा करके बता दो, 3 दूनी 6, अवयव कितने हैं इसके अंदर, 6। आगे 4 प्रश्नों के उत्तर। ऐसे सवाल आएंगे। ये मैट्रिक्स जो है इसका मूल कंसेप्ट है कि वास्तव में मैट्रिक्स किस प्रकार की एक व्यवस्था होती है। तो ये बात याद रख लोगे इतनी सी। आगे अपन सवाल करेंगे तो इसको और विस्तार से समझ लेंगे और अच्छे से इसको समझ लेंगे। फिलहाल आप ये याद रखो कि एक आयताकार विन्यास होता है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स के अंदर उपस्थित संख्याओं को अवयव कहते हैं। मैट्रिक्स में लिखी गई क्षैतिज पंक्तियों में क्षैतिज में रेखाओं में लिखी संख्याओं को पंक्तियां कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रूप से लिखी संख्याओं को स्तंभ कहते हैं। इसकी कोटि मैट्रिक्स होती है वो पंक्ति इंटू स्तंभ होती है। और मैट्रिक्स के अवयव जो होते हैं पंक्ति इंटू स्तंभ के जितने अवयव होते हैं वो मैट्रिक्स के क्या कहलाते हैं, अवयव। या मैट्रिक्स में उपस्थित समस्त संख्याएं क्या कहलाती है, उसके अवयव कहलाती है। ठीक है, ये तो बात हुई। अब अगर मैं मैट्रिक्स को संकेत रूप में लिखूं तो कैसे लिखूंगा। देखो एक ये मैट्रिक्स ले लूं और इसको लिख के बताता हूं मैं। ये देखो अवयव में ले लेता हूं, ए ही ले लेता हूं सारी जगह। क्या ले लेता हूं, ए ही ले लेता हूं। ऐसे ये ऐसे ये डॉट डॉट कर दूं। ऐसे इधर भी ले लेता हूं, ए इधर भी ए ले लेता हूं और डॉट डॉट करके इधर भी ये लिख देता हूं। और ऐसे डॉट डॉट करके ये अवयव हो सकते हैं। ये अनंत तक ले लिए मैंने, कितने भी अवयव हो सकते हैं ना, n तक ले लिए। पहली बात तो ये ऐसे आयताकार विन्यास होता है मैट्रिक्स का, आप जानते ही हो आयताकार विन्यास होता है। देखो जब भी अवयव लिखा जाता है, मान लो ये अवयव लिखा ए, इसके नीचे ए आई जे लिखा जाता है ऐसे। आई तो प्रदर्शित करता है कि वो किस पंक्ति का अवयव है, आई किसको प्रदर्शित करता है कि वो किस पंक्ति का अवयव है, और जे किसको प्रदर्शित करता है कि वो किस स्तंभ का अवयव है। ध्यान रखना, देखो ये पंक्ति स्तंभ कुल है,
कुल कितनी पंक्तियां हैं, कुल कितने स्तंभ है, ये कोटि है। ये आई वो जो अवयव है वो किस पंक्ति का है, जे वो किस स्तंभ का है। तो देखो ये जो अवयव है इसकी बात करूं ना मैं, तो देखो ये पहली पंक्ति में ही आ रहा है ना, पहली लाइन है पहली पंक्ति में, तो आई की जगह कितना लिख दूं, एक लिख दूं, पहली पंक्ति का अवयव है। और स्तंभ भी किस में आ रहा है, पहले में, तो ये A11 लिखा जाएगा अवयव। तो A11 आपको सीधा सा पूछ लेगा, वो मैट्रिक्स दे रखी है उसके अंदर A11 का मान बताइए। A11 में पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव, ये देखो पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहले स्तंभ का पहला अवयव, A11 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 है। फिर देखो इसके पास जाए तो पंक्ति तो पहली ही है इसके पास में, पहली ही पंक्ति है इसके पास में, परंतु स्तंभ चेंज हो गया, ये पहला स्तंभ था, कौन सा स्तंभ आ गया, दूसरा आ गया। ऐसे ही आगे अवयव आएगा, उसमें पंक्ति तो पहली रहेगी परंतु स्तंभ कौन सा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं ना, तो देखो पंक्ति तो पहली ही चल रही है, पहली का ही अवयव है ये, परंतु स्तंभ चेंज हो रहे, 1 2 3 4 5, मान लो यहाँ पे कितने स्तंभ आ जाएंगे, nवां स्तंभ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, n लिख दूं। तो पहली पंक्ति और nवें स्तंभ का क्या हो जाएगा, ये अवयव हो जाएगा। इसकी बात करें तो देखो पंक्ति चेंज होगी, दूसरी पंक्ति आ गई, ये पहली पंक्ति थी, ये कौन सी पंक्ति आ गई, दूसरी पंक्ति आ गई, तो 2 लिख दिया आई की जगह, पंक्ति की जगह। परंतु जे देखे ना, स्तंभ कौन सा है, पहला ही स्तंभ है, ये देखो पहले स्तंभ में अवयव चल रहे हैं। इसमें देखें तो क्या होगा, देखो दूसरी पंक्ति आ गई, पहली पंक्ति ये थी, दूसरी पंक्ति आ गई, और दूसरा ही क्या आ गया यहाँ पे, स्तंभ, ये देखो दूसरा स्तंभ, पहला स्तंभ ये और दूसरा स्तंभ ये आ गया। इसकी अगर बात करें तो देखो दूसरी तो क्या होगी, इसके अंदर पंक्ति होगी, और इसके अंदर देखो जैसे 1 2 3 चल रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, nवां स्तंभ, क्योंकि nवां स्तंभ भी चल रहा है, ये nवां स्तंभ। ऐसे इसकी बात करें तो देखो ये तीसरी पंक्ति आ गई अपने पास में, स्तंभ तो पहला ही है, ये तीसरी पंक्ति आ गई, स्तंभ दूसरा है, और ऐसे ही चलते ये पंक्ति तो तीसरी है और स्तंभ कौन सा है, nवां स्तंभ है। अब ऐसे चलते देखो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, mवीं पंक्ति लिख देता हूँ, क्योंकि कुल पंक्तियां m लिख देता हूँ, और ये पहली पहली चल रही है, तो ये स्तंभ क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ऐसे इधर 1 2 3 4 चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिख दूं, यहाँ पे m लिख दूं, क्या लिख दूं, यहाँ पे m लिख दूं, क्योंकि यहाँ पे कौन सा चल रहा है, पहली दूसरी तीसरी चेंज हो रही है पंक्ति, और यहाँ पे क्या लिख दूं, यहाँ पे 2 लिख दूं, क्योंकि स्तंभ सेम चल रहा है। यहाँ पे देखें तो देखो ये पंक्ति तो कौन सी चल रही है, m ही चल रही है, क्योंकि पंक्ति तो सेम ही आएगी, m m m, तो ये पंक्ति m ही आएगी यहाँ पे, और स्तंभ कौन सा आएगा, देखो nवां चल रहा है, तो n आएगा, mn। तो a mn होगी ना, देखो किसी भी लिखते तो टोटल पंक्तियां होती है mn से लिखा जाता है, और एक अवयव को अगर दिखाना हो तो ये दिखाया जाता है ना। अब इस मैट्रिक्स के अंदर ये अवयव होते हैं। अब आपको वहां से कुछ भी पूछ ले, वो पूछ ले A22 का मान बताइए, यानी दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ का अवयव बताना है। दूसरी पंक्ति ये, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, ये रहा दूसरा स्तंभ, यानी A11 A12 A13 A21 A22, ये आ जाएगा तीसरा अवयव। ऐसे भी आपसे पूछ सकता है वो। अब इसको संकेत रूप में लिखे ना, तो ऐसे लिखेंगे A बराबर इसका अवयव अपन ने A मान रखा है, और यहाँ क्या लिखा है, IJ, यानी कोई भी आईवां और जेवां अवयव हो सकता है उसका, और बाहर लिख देते हैं क्या, m into n। तो संक्षिप्त रूप में अगर मैट्रिक्स A को लिखना होता है तो ऐसे लिखते हैं, और विस्तृत रूप से खोल के लिखते हैं तो उस मैट्रिक्स को इस हिसाब से लिखते हैं, और सामान्य जो जानकारी है उसकी ये जानकारी है। तो फिलहाल तो देखो आप इन चीजों को समझिए कि मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, संक्षेप में कैसे लिखते हैं, अवयव क्या होते हैं, पंक्ति क्या होती है, स्तंभ क्या होते हैं, इनके बारे में आप समझिए, क्योंकि सामान्यतः अपन इस चिन्ह का ही उपयोग करते हैं, बड़े ब्रैकेट का ही। अब मैं आगे चलता हूं, और एक बार आपको अगर ये मोटा मोटी कुछ उतारना है इसमें से तो आप उतार लीजिए, नहीं तो अपन आगे चलते हैं और आगे थोड़ी सी और चीजें पढ़ते हैं इसके बारे में। तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ इनको और आगे चलते हैं। देखो आगे क्या पढ़ते हैं, आगे अपन थोड़े से पढ़ते हैं इस मैट्रिक्स के प्रकार कितने होते हैं, यानी ये मैट्रिक्स होती है वास्तव में तो कितने प्रकार की मैट्रिक्स होती है, इसको भी अपन पढ़ते हैं। सामान्यतः मैट्रिक्स जो है अपने सिलेबस के अंदर 7 से 8 प्रकार की मैट्रिक्स है। वैसे तो प्रकार बहुत होते हैं, अपने को ये याद नहीं रखना कि ये 8 प्रकार की होती है, 10 प्रकार की होती है, कितने, अपने को सीधा सीधा नाम से पूछ लेगा कि ये मैट्रिक्स लिखिए, वो मैट्रिक्स लिखिए, उसके आधार पे अपन पढ़ते हैं। देखो तो चलिए आगे पढ़ते हैं मैट्रिक्स के प्रकार, या मैं लिख दूं यहाँ पे क्या पढ़ते हैं अपन पढ़ते हैं अवयव के प्रकार। अवयव के प्रकार,
आज की क्लास में सिर्फ अपन क्या करेंगे, आज की क्लास में सिर्फ अपन अवयव का कंसेप्ट जानेंगे। अवयव वास्तव में होता क्या है, अवयव कितने प्रकार का होता है, किस किस प्रकार से होता है। तो अवयव का प्रकार देखें तो देखो, सबसे पहला प्रकार मैं लिखता हूं कि ऐसा अवयव जिसके अंदर क्या हो, एक ही पंक्ति हो, उसको क्या कहते हैं अपन, पंक्ति अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं उसको अपन, पंक्ति अवयव। आपको पेपर में पूछ लेगा पंक्ति अवयव किसे कहते हैं, या ऊपर लिख देगा पंक्ति अवयव किसे कहते हैं। तो ऐसा अवयव या ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कितनी हो, एक ही पंक्ति हो। स्तंभ भले ही कितने ही हो सकते हैं, परंतु ये पंक्ति कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। जैसे देखो एग्जांपल लिख दो, पंक्ति एक होनी चाहिए। जैसे ये लिख दो ऐसे 3 4 5, ये एक मैट्रिक्स लिख दी मैंने। तो पंक्ति तो एक ही है, देखो लाइन तो एक ही है, स्तंभ कितने हैं, देखो 1 2 3 4 है ना। तो इसका मतलब इसकी कोटि अगर लिखो तो पंक्ति कितनी, 1 और स्तंभ कितने, 4। ये हो सकती है इसकी कोटि। कोटि पंक्ति इंटू स्तंभ लिखते हैं, 4 स्तंभ है और 1 पंक्ति है। तो मेन ध्यान रखना है, पंक्ति अवयव किसे कहते हैं, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। दूसरा आपको याद रखना है और अपने आप ही लिख लोगे इसकी परिभाषा। तो आपकी स्तंभ अवयव किसे कहते हैं, आपको पूछ लेगा स्तंभ अवयव किसे कहते हैं। सिंपल सी बात है, ऐसा अवयव जिसके अंदर क्या हो, एक ही स्तंभ हो, पंक्तियां भले कितनी ही हो। ये लो स्तंभ अवयव है, इसके अंदर पंक्तियां कितनी है, देखो 1 2 और 3 पंक्तियां, परंतु स्तंभ देखे तो ये एक ही स्तंभ है, तो ये एक हो जाएगा, 3 × 1। सही बात है, ठीक है। तीसरी देखो, पंक्ति अवयव हो गया, स्तंभ अवयव हो गया, तो फिर लिख दूं मैं शून्य अवयव। कौन सी अवयव लिख दूं, शून्य अवयव। फिर भी तुम नाम से समझ गए होंगे कि शून्य अवयव क्या होता है। ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, वो वाली क्या कहलाती है, शून्य अवयव कहलाती है। और इसकी कोटि क्या होती है, 0 होती है। या इसको लिखने में m × n बता सकते हैं कि इसकी कोटि क्या होती है। तो शून्य अवयव याद रखना है कि ऐसा अवयव जिसमें समस्त अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं, वो वाली क्या कहलाती है, शून्य अवयव कहलाती है। आगे देखो चौथी मैट्रिक्स। चौथी मैट्रिक्स देखो, मैं लिखता हूं विकर्ण अवयव। क्या लिखता हूं मैं, विकर्ण अवयव। विकर्ण का मतलब समझते हो, जैसे आयत और में विकर्ण खींचते हैं ना, तो ये भी एक तरह की आयताकार है। आयत है, जैसे ये आयत होता है, इसके अंदर विकर्ण होता है, ये 2 विकर्ण होते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर ये जो विकर्ण होता है, ये मुख्य विकर्ण होता है। तो ये विकर्ण अवयव ऐसा होता है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अवयव तो हो, परंतु विकर्ण के अलावा समस्त अवयव क्या हो, 0 हो, तो वो क्या कहलाती है, विकर्ण अवयव। कैसे देखो, ये एक मैट्रिक्स ली मैंने आयताकार, और मैंने ऐसे लिख दिया इसके अंदर, ये लिख दिया मैंने, ये यहाँ पे 0 लिख दूं, और यहाँ लिख दूं 4, यहाँ भी लिख दूं 0, यहाँ पे लिख दूं 0, और यहाँ पे क्या लिख दूं, 1 लिख दूं, या 4 लिख दूं, कुछ भी लिख दूं। ये देखो, तो इस मैट्रिक्स को अगर ध्यान से देखो तो देखो ये विकर्ण है, एक ये विकर्ण होता है और एक क्या होता है, ये विकर्ण होता है। तो ये इसका मुख्य विकर्ण है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर समस्त अवयव क्या हो, शून्य हो, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है अपनी, वो मैट्रिक्स कहलाती है अपनी विकर्ण अवयव। याद रखना इसको। फिर आगे चलते हैं, एक देखो और लिखता हूं यहाँ पे प्रकार, 5 नंबर प्रकार क्या होता है। देखो 5 नंबर प्रकार आपको याद रखना, ये बहुत जगह काम आएगी। इकाई मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, इकाई अवयव याद रखनी है। कौन सी अवयव याद रखनी है, इकाई अवयव। इकाई अवयव के अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स तो ऐसी ही होती है। इकाई अवयव को अपन एक मैट्रिक्स अवयव कह सकते हैं। क्या होता है, इसके अंदर ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होते हैं, एक एक होते हैं। मुख्य विकर्ण के अवयव जो होते हैं उनका मान सदैव कितना होता है, 1 1 होता है, एक एक होता है। यदि मुख्य विकर्ण एक एक है तो वो इकाई अवयव, और मुख्य विकर्ण के अवयव है कुछ भी है वो, तो वो क्या कहलाएगी, अपनी विकर्ण अवयव। अगर एक एक है तो क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी इकाई अवयव। इसको इंग्लिश में आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसलिए इसको आई से लिखते हैं। आपको जगह जगह लिखा मिला पड़ेगा 6i, यानी 6 को i से गुणा करना पड़ेगा। इकाई मैट्रिक्स को 6 से गुणा करना पड़ेगा आपको, समझ गए, ठीक है। अब इसके बाद में और देखो, एक अवयव और होता है छठा। कौन सा, छठा अवयव होता है सदिश अवयव। कौन सा अवयव होता है, सदिश अवयव होता है। होता तो ऐसा ही है, सदिश अवयव भी एक तरह का विकर्ण अवयव ही होता है, परंतु इसके अंदर मुख्य विकर्ण के जो अवयव होते हैं ना, वो समान होते हैं। मान लो मुख्य विकर्ण के अवयव एक जैसे होते हैं, वो 2 2 हो सकते हैं, वो 3 3 हो सकते हैं, वो 5 5 हो सकते हैं, 7 7 हो सकते हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, वो सदिश अवयव। जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव असमान हो, विकर्ण अवयव।
ऐसे मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव एक एक हो वो क्या कहलाते हैं, इकाई अवयव। बाकी सारे इनके अंदर क्या होगा, शून्य होगा। फिर आगे देखो सातवां जो अवयव है वो कौन सा अवयव है। सातवां अवयव याद रखोगे आपकी त्रिभुजाकार अवयव होता है। कौन सा अवयव, त्रिभुजाकार अवयव होता है। इसको समझो, देखो त्रिभुजाकार अवयव क्या होता है। त्रिभुजाकार अवयव देखिए तो दो प्रकार का होता है, अलग अलग प्रकार से बताता हूं। एक होता है ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। कौन सा, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। और एक होता है क्या, दूसरा होता है निचला त्रिभुजाकार अवयव। निचला त्रिभुजाकार अवयव, त्रिभुजाकार अवयव मतलब त्रिभुजाकार है तो त्रिभुज टाइप का बनेगा कुछ। तो देखो क्या होता है, ऐसी वर्ग मैट्रिक्स या ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या होता है, मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव तो कुछ ना कुछ हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड 2 3 4 कुछ भी हो, परंतु मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या हो, शून्य। जैसे ये देखो मुख्य विकर्ण है, ये मुख्य विकर्ण है, इस मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव देखो क्या है, जीरो है। ऊपर तो अवयव है, तो ऊपर अवयव है तो ऊपरी त्रिभुजाकार, और नीचे अवयव हो जाएंगे। इसको ही अगर ऐसे लिख दो ना, जैसे मैं कुछ ही एक मैट्रिक्स लिख दो ऐसे, मैट्रिक्स लिख दो ऐसे, मर्जी से कोई भी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे ये लिख दी, तो यहाँ तो ये सेम ही बन गई। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, जीरो, और नीचे क्या लिख सकते हैं अपन, अवयव लिख सकते हैं। तो देखो ये मुख्य विकर्ण कौन सा हो गया, ये वाला मुख्य विकर्ण है। और इस मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव अगर जीरो हो और नीचे के अवयव जीरो ना हो तो वो क्या कहलाती है, निचला मैट्रिक्स त्रिभुजाकार, और ये क्या कहलाती है, ऊपरी त्रिभुजाकार। यानी ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव सभी शून्य होते हैं वो ऊपरी त्रिभुजाकार, और ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं, वो क्या कहलाता है, निचला त्रिभुजाकार कहलाती है। एक और प्रकार यहां भी लिख देता हूं, मैं यही लिख देता हूं। एक मैट्रिक्स होती है वर्ग मैट्रिक्स। कौन सी होती है, वर्ग मैट्रिक्स बोल दो या अवयव बोल दो, क्योंकि हमेशा अपन ये नाम ही चलेगा और यही मिलेगा ज्यादातर अपने को सवालों के अंदर, वर्ग मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें स्तंभ और पंक्तियां दोनों क्या हो, बराबर हो। जैसे ये लिख दी मैंने, इसके अंदर देख लो 1 2 दो ही पंक्तियां हैं, 1 2 ही स्तंभ है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर क्या हो, m बराबर n हो। क्या हो, m बराबर n हो, मतलब जितनी मैट्रिक्स के अंदर पंक्तियां हो उतने के उतने क्या हो, स्तंभ हो, तो वो वाली मैट्रिक्स क्या कहलाती है, अपनी वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है। तो ये थे अपने मैट्रिक्स के 8 प्रकार। अपन ने 8 प्रकार पढ़े कि पंक्ति अवयव क्या होता है, जिसमें एक पंक्ति हो, स्तंभ एक स्तंभ हो, शून्य अवयव जिसके अवयव शून्य हो, विकर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव हो, अन्य सभी अवयव शून्य हो, इकाई अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई हो, सदिश अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, अन्य सभी जीरो हो, और ये त्रिभुजाकार निचला और ऊपरी त्रिभुजाकार और क्या पढ़ी, वर्ग मैट्रिक्स पढ़ी। तो ये सिंपल सी अपनी जो ये क्लास थी, ये क्लास थी अपने मैट्रिक्स का जो बेसिक कंसेप्ट होता है, मैट्रिक्स वास्तव में होती क्या है और ये उपयोग में कैसे आती, इसके बारे में था। अब इसका उपयोग कैसे करते हैं, कैसे इन सवालों को करते हैं, आगे जो 3.1 एक्सरसाइज है वो अपन स्टार्ट करेंगे आगे की क्लास में। आज की क्लास में तो अपन इतना ही समझते हैं मैट्रिक्स के बेसिक के बारे में, आगे का पढ़ते हैं अपन आगे की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।